महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा है हड़प्पा सभ्यता, और जिसके बारे में हमने पढ़ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका उद्भव कैसे हुआ, किस समय में हुआ, कौन कौन इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या क्या टाइम पीरियड हड़प्पा सभ्यता का बताया है। हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसे थे, वहाँ की सड़कें कैसी थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, मुख्य मार्ग जो है वो 33 फीट का होता था, और उससे जो सहायक मार्ग है वो सड़कें निकलती थी। वो सभी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि घुमाव जैसे नहीं था, सीधा काटती थी समकोण पर। जैसे कल हमने बात की थी, समकोण मतलब जैसे इस तरीके से 90 डिग्री का कोण जैसे बनता है, वैसे जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति में थी। ग्रिड मतलब जाल पद्धति में थी। जाल मतलब जैसे मान लो कि ये एक सड़क ऐसे है, एक सड़क ऐसे है, एक सड़क ऐसे है, एक सड़क ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से जाल बन गया। अब इनके पास में जैसे ये सड़कें हैं, ठीक है, इनके पास में नालियाँ बनी है सड़कों के। जैसे शहर के अंदर, हम शहर की बात कर रहे हैं जहाँ शहर बसा हुआ होता था। जैसे मान लो कि ये शहर बस रहा है, यहाँ मकान बने हुए हैं, तो देखिए इनके जो गलियां हैं, जैसे मान लो कि इनके बगल से गलियां निकल रही है, ये गली निकल रही है, ठीक है, ये रोड के पास से, जैसे रोड के नीचे से गली निकल रही है, ये जैसे ये रोड है, इतना बड़ा रोड है मान लो, तो इसके नीचे से यहाँ गली निकल रही है ये वाली, तो यहाँ का पानी इस जगह आ जाएगा। ये मकान बना हुआ है तो इसका पानी यहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो नालियों की व्यवस्था थी वो भी सुनियोजित थी। कल हमने बात की थी। मकान जो बने हुए थे वो भी एक जैसे बने हुए थे। जैसे मान लो इसका निकास यहाँ से निकलेगा तो इसका इसी दिशा से निकलेगा, यहाँ एक और मकान बना है तो इसका भी यहीं से निकलेगा। तो इस तरीके से ये निकास होते थे। यहाँ मान लो कि एक गली है, तो ये जो गली है इनके दरवाजे इस गली में खुलते थे। खिड़कियाँ भी जैसे ये गली है, ठीक है, तो खिड़कियाँ भी जैसे इसमें या फिर यहाँ पे ये खिड़कियाँ होती थी। समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे मान लो कि ये मकान है, जैसे ये बड़ा सा मकान है, ये इसमें ऐसे आपको दिखेगा नहीं। जैसे मान लो ये मकान है, इसका एक दरवाजा यहाँ होगा, जैसे एक ये गली है, ठीक है, यहाँ पीछे ये रोड है, ये रोड के मकान की बात कर रही हूँ मैं। गलियों में जो होते थे उनका तो गलियों में खुलेगा ही, लेकिन जैसे मान लो कोई रोड पे है, तो मान लो ये मुख्य सड़क है, ये सड़क है और ये क्या है, गली है, तो इसका दरवाजा सड़क की तरफ नहीं निकलेगा, ये दरवाजा है, ठीक है, तो ये दरवाजा, तो ये दरवाजा किधर रहेगा, गली की तरफ रहेगा। खिड़कियां, ये खिड़की बन गई, ठीक है, तो ये खिड़की भी गली की तरफ। यहाँ इधर की साइड भी गली है, मान लो यहाँ गली है और ये एक और मकान बन गया, ठीक है, तो यहाँ से खिड़की बनेंगी, ठीक है। ये इस तरीके से होता था। सड़क के पास में नाली होती थी जो सड़क के नीचे होती थी, और वो ढकी हुई होती थी। ऐसा नहीं जैसे अभी अपन जैसे गंगापुर की नालियों को देखोगे कितनी गंदी तरीके से खुली हुई, बिल्कुल ऐसे ही पूरी गंदगी ऊपर से निकल रही है, वैसे सिस्टम नहीं। नालियाँ बिल्कुल ढकी हुई, और दिखेगा भी नहीं कि यह नाली है। सड़क के नीचे ढकी हुई नालियाँ होती थी और उनमें जगह जगह चैम्बर लगे होते थे। जैसे कल मैंने बात की थी, वो भी एक निश्चित दूरी पर लगे हुए होते थे। जैसे मान लो 10 फीट के बाद दूसरा चैम्बर है, तो 10 फीट के बाद ही इसके बाद दूसरा चैम्बर भी 10 फीट के बाद, फिर 10 फीट के, यानी कि एक फिक्स दूरी। 10 फीट मैंने एक उदाहरण स्वरूप बताया है, मतलब एक फिक्स दूरी पर वो बने हुए होते थे, यानी कि एक तरीके से सुनियोजित सड़कें, यानी कि जो उनका योजना जो बनाई गई है, जो इस नगर निर्माण की, सड़कों के निर्माण की, नालियों के निर्माण की, भवनों के निर्माण की, और जो गढ़ी के निर्माण की जो नियम होते थे, जो योजना बनाई जाती थी, वो सभी की एक जैसी होती थी, यानी उसमें कोई अंतर नहीं होता था। इसके अलावा यदि हम देखें कि ये जो मकान बने हुए हैं, इनमें जो ईंटें मिलती है, तो ईंटों का आकार भी एक जैसा ही मिलेगा। मतलब उनमें भी जैसे अपन मकान बनाने के लिए ईंट मंगाते हैं, तो वो आपने देखी होगी सारी ईंटें एक ही नाप की होती हैं। ऐसा थोड़ी होता कोई ईंटें बड़ी या कोई ईंटें छोटी, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे ही यहाँ की जो ईंटें मिली है वो भी एक सेम आकार की होती थी।
मतलब उनमें भी अंतर नहीं मिलता। हाँ, ऐसा मिलता है कई जगह बड़ी बड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया है, कई जगह थोड़ी छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो ईंटें जैसे मकान बनाने के काम में आएगी तो वो एक जैसी होती थी। जैसे कोई चबूतरा बनाने के लिए उन्होंने काम में लिया तो मान लो बड़ी ईंटों का काम में लिया तो वो बड़ी ईंटें भी मिली हैं, लेकिन जो मकान बनाने के लिए जो ईंटें मिली हैं वो एक जैसी ही मिली है, वो समान आकार की ही होती थी, मतलब उनमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि एक तरीके से जो योजना बनाई गई है ना, सुनियोजित है, यानी पहले से अच्छी योजना है। सुनियोजित यानी अच्छा नियोजन उसका किया गया है। यानी जो मकान ले लो तो वो भी एक ही तरीके के मकान मिलेंगे आपको, एक ही लाइन में आपको मिलेंगे, एक जैसे आपको मिलेंगे, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता था। बस इतना अंतर होता था, कोई ज़्यादा पैसे वाला है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो 1 मंजिल की जगह 2 मंजिल का मकान बना लेता था, 3 मंजिल का मकान बनाता था। तो इस तरीके से जो थोड़ा कमजोर वर्ग था वो लकड़ियों की सीढ़ियों से काम चलाता था, अच्छा पैसे वाले था पत्थरों की सीढ़ियाँ बना लेता था, इतना हो सकता था। लेकिन मकान का जो आकार है, यानी मान लो कि कितने जगह में बनाना है तो जगह एक ही होती थी, मंजिलें वो चढ़ा लेता था। गली में दरवाजे खुलने हैं तो गली में ही खुलेंगे, रोड पर दरवाजे आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से जो योजना इसकी बनाई गई थी नगर की, वो एक सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी और नगर का निर्माण जो किया गया था वो सुनियोजित तरीके से किया गया था। तो ये आपका नगर निर्माण हड़प्पा सभ्यता का हो जाता है, और नगर निर्माण ही हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर यहीं से आपका पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण कैसा था, समझाइए। तो नगर जो है निर्माण जो है उसको, उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें और इसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि एक तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है आपका। इसके अलावा हमने कल गढ़ी क्षेत्र की बात कर ली थी जो पश्चिम में होता था, और सामान्य जनता जो रहती थी वो पूरब में रहती थी। गढ़ी क्षेत्र में स्नानागार, भंडार गृह, पुरोहित आवास, है ना, इस तरीके के हमें देखने को मिले हैं। जो हम स्थल पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो वगैरह था वो उसको देख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक जीवन हड़प्पा सभ्यता का कैसा था। धार्मिक जीवन में हम देखें तो कुछ अवधारणाएं मिलती है कि स्त्री मूर्ति पूजक, स्त्री मूर्ति यानी कि नारी प्रतिमा की वो पूजा करते थे, स्त्री मूर्तियों की भी वो पूजा करते थे, ठीक है। मातृ देवी पूजा हम कह सकते हैं इसको, मातृ देवी पूजा या मातृ देवी उपासना, इसके भी उदाहरण मिले हैं। दूसरा हमें परम पुरुष की उपासना, इसके भी हमें वहां पर साक्ष्य मिले हैं। देखिए मातृ देवी उपासना के साक्ष्य कैसे मिले हैं, जैसे हमें मिला है हड़प्पा की मैं बात करूं, हड़प्पा एक स्थल है जो मोंटोगोमरी जिले में मिला है और वो पाकिस्तान में है वर्तमान में, और रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा जो क्षेत्र है वो। तो वहां पर हमें एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। जैसे मान लो एक स्त्री है, ठीक है, स्त्री है तो जैसे ये स्त्री बनी हुई है, मुझे ड्राइंग ज्यादा अच्छी आती नहीं है, ठीक है, ये स्त्री है, ये लेटी हुई है, इसके गर्भ से एक पेड़ निकल रहा है। अब ये पेड़ है, आप इसको पेड़ ही मान लेना, मेरे को पेंटिंग ज्यादा अच्छी नहीं आती, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका गर्भ से क्या निकल रहा है, पेड़ निकल रहा है। इसको इन्होंने क्या माना है, जो इतिहासकार है उन्होंने क्या माना है इसको, यानी कि इसको पृथ्वी देवी बताया है, प्रजनन की देवी, यानी कि एक तरीके से जो पृथ्वी है वो हमें धन धान्य देती है, वो हमें अनाज देती है, तो उसको भी ये किसके रूप में पूछते थे, माता के रूप में पूछते थे। और इसको ये कह रहे हैं पृथ्वी देवी या प्रजनन देवी भी, इसको प्रजनन शक्ति जो है उसको भी इसमें कहा गया है। तो इसमें हम कहते हैं प्रजनन शक्ति की पूजा, यानी कि उस समय प्रजनन शक्ति की भी पूजा
की जाती थी, मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी। इसके अलावा भी हमें और बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे मातृ देवी की यानी कि स्त्री मृण मूर्तियां हमें सबसे ज्यादा यहीं से मिलती है। स्त्री मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां मतलब जो मूर्तियां मिट्टी से बनाई गई है लेकिन उनको आग पर पका दिया गया है तो वो खराब नहीं हुई है। देखिए यदि कच्ची होती तो वो समय के साथ पानी जैसे भरा तो वो गल जाती, पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं रहता ये मूर्ति थी, क्योंकि वो तो मिल जाती मिट्टी में। ये मूर्तियां हमें मिली है क्योंकि इनको पकाया गया था, और पकी हुई मिट्टी जो है वो मिट्टी में नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये मृण मूर्तियां जो है वो स्त्रियों की सबसे ज्यादा मिली है। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा भी है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो मातृ सत्तात्मक है, यानी कि यहाँ पर माताओं की पूजा की जाती थी। और दूसरी बात, यहाँ से मातृ देवी की मृण मूर्तियां जो मिली है, यानी कि स्त्रियों की जो प्रतिमाएं जो मिली है वो स्वतंत्र रूप से मिली है। जैसे आज हम कहें कि आज भी हमें स्त्रियों की मूर्तियां मिलती है, जैसे राम सीता की मूर्ति है, कृष्ण राधा की मूर्ति है, महादेव पार्वती की मूर्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से आज भी हमें मूर्तियां मिलती हैं, उसमें भी स्त्रियों की पूजा होती है। तो आज हम मात्र सत्तात्मक क्यों नहीं कहते, आज हम क्यों कहते हैं कि ये पुरुष सत्तात्मक है? तो देखिए आज वर्तमान में यदि हम देखें तो क्या है कि जो मूर्तियां हैं वो पुरुष के साथ में है, और यदि अलग से स्वतंत्र यदि मूर्तियां हैं तो वो बहुत कम है, पुरुषों की ज्यादा मिलेगी बजाय स्त्रियों के। आप देखोगे लोक देवताएं ज्यादा हैं, लोक देवियां कम हैं, है ना। मतलब मिलती है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में कौन सी मिलती है, पुरुषों की मिलती है, इसीलिए पुरुष प्रधान कहा जाता है। और उस समय ज्यादातर किसकी मिली है, स्त्री मृण मूर्तियां मिली है, और ये कैसे मिली है, स्वतंत्र रूप में, यानी कि अधिकतर जो स्त्री मृण मूर्तियां हैं वो स्वतंत्र रूप से मिली है, अकेली मिली है, पुरुष के साथ में नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो मात्र सत्तात्मक है, यानी कि उस समय सत्ता किसके हाथ में थी, स्त्री के हाथ में थी। तो इस तरीके से उस समय धार्मिक जीवन में हम देखें तो मातृ देवी की उपासना की जाती थी, जिसमें हम प्रजनन देवी के बारे में देखते हैं। ये जो मिली है ये मिली है हड़प्पा से, ठीक है, जो किसके तट पर है, रावी नदी के तट पर है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि स्थलों की कौन सी नदी के तट पर, इसीलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करवाती हूँ इनको। तो ये हमें जो मूर्ति मिली है ये किस पर मिली है, ये एक मिली किस पर है, एक वो मोहर है ना, मिट्टी की बनी हुई मोहर है, और उस मोहर पर ये बनी हुई है, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो प्रजनन शक्ति जो है उसको भी पृथ्वी देवी के रूप में मान करके और उसकी भी पूजा करते थे। तो इसलिए स्त्री मूर्ति जो मिलने से हमने इसको मातृ सत्तात्मक कहा है और स्त्री मूर्ति की बात की। अब देखिए परम पुरुष की उपासना, इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल मातृ देवी की उपासना उस समय होती थी, परम पुरुष की भी उपासना उस समय की जाती थी। तो परम पुरुष की उपासना कैसे की जाती थी, देखिए मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, और उस मोहर पर एक चित्र बना हुआ है जिसको आद्य शिव कहा है। पिगट जो है उन्होंने उसको कहा है आद्य शिव। ठीक है, तो उसको आद्य शिव जब कहा है, जैसे एक सिक्का मिला है, सॉरी एक मोहर मिली है। ठीक है, ये मोहर को छोड़ो, आप सीधा मैं आपको चित्र बना के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से उसमें क्या बना हुआ है। जैसे मान लो कि एक उस पे चित्र बना हुआ है, उसके 3 मुख हैं। ठीक है, ये क्या है, मुख, और ये कितने हैं, 3, आगे समझ में। इसके बाद 3 मुख हैं उसके, और जैसे ये बना हुआ है तो उसके 2 सींग बने हुए हैं। ये क्या है, सींग। आप कल्पना कर सकते हो, ज्यादा अच्छा आपको नहीं लगे तो आप खुद बना सकते हो, बस आपको चित्र वहां बनाना नहीं है, आपको तो सिर्फ बताना है कि एक मोहर मिली है,
ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको क्या लिखना है, एक मोहनजोदड़ो से मिली है, उस पर आद्य शिव मिला है, इतिहासकारों ने उसे आद्य शिव कहा है, और इसको पहला नाम जो दिया था वो दिया था मार्शल ने, जॉन मार्शल का नाम आप पढ़ेंगे तो ये आद्य शिव इसने कहा है। बाकी इसको सही जो इतिहासकार है वो अलग अलग कहते हैं, वैसे इसको शिव का रूप ही माना है, क्योंकि इसमें सींग भी दिखाए हैं, 3 मुख दिखाए हैं, और इसके बाजू में जैसे ये हो गया अपना दाईं ओर, ठीक है, ये हो गया बाईं ओर, तो दाईं ओर तो मिला है बाघ और हाथी, और दाईं ओर मिला है भैंसा और गेंडा, यानी 2 मूर्तियां बनी हुई है। जैसे मान लो ये मूर्ति हो गई भैंसे की, और ये हो गई गेंडे की, और ये हो गई बाघ की, और ये हो गई हाथी की। इस तरीके से इसके बगल में ये बने हुए हैं, और नीचे यहाँ पर हिरण बना हुआ है जिसके ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है, और इसको जॉन मार्शल ने सबसे पहले आद्य शिव कहा है, यानी कि भगवान शिव का रूप इसको बताया है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है, इसको परम पुरुष माना है, परम पुरुष। इतिहासकारों ने इसको क्या माना है, परम पुरुष माना है, और माना है कि उस समय भी भगवान शिव को की उपासना की जाती थी, शिव को पूजा जाता था। और उस समय इसके अलावा हमें नाग पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे उस समय पीपल की पूजा की जाती थी, इसके भी हमें साक्ष्य, जो मोहर हैं उन पर पीपल के जो पेड़ हैं उनको भी दिखाया गया है। इस तरीके से नाग को भी दिखाया गया है, यानी कि उस समय नाग की भी पूजा की जाती थी, यानी कि उस समय पशु पूजा को भी महत्व दिया जाता है, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, ठीक है, और परम पुरुष की उपासना, मातृ देवी की उपासना। इस तरीके से जो धार्मिक जो यदि हम देखें, धार्मिक जीवन उनका देखें, तो वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो भी थोड़ा सा धार्मिक थे, यानी कि उनमें भावनाएं थी, आस्था थी, भगवान को मानते थे और उसकी पूजा करते थे। कई जगह से हमें ताबीज भी मिले हैं, ठीक है, कई जगह हमें ऐसी अस्थियां मिली हैं, सिर की ऐसी खोपड़ी जो मिली है उसमें कई जगह छेद किए हुए मिले हैं। इससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि हो सकता है वो तंत्र मंत्र में भी अपना विश्वास रखते हो, और तंत्र मंत्र भी वो करते हो, क्योंकि माना जाता है ना कि तंत्र मंत्र जब करते हैं तो उसकी सिर की जो खोपड़ी होती है उसको लेकर के और उसमें कुछ छेद वगैरह करके ऐसा कुछ किया जाता है, और उस तरीके से तंत्र मंत्र किया जाता है। तो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे, ताबीज में भी विश्वास रखते थे, क्योंकि उस समय के ताबीज भी हमें मिले हैं। तो देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था उसमें मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी, परम पुरुष की उपासना भी की जाती थी, वृक्ष पूजा भी की जाती थी, पशु पूजा भी की जाती थी। तो इस तरीके से उनका धार्मिक जीवन जो है वो कुछ सरल और साथ में जटिल भी माना गया है इतिहासकारों के अनुसार। इसके बाद हम सामाजिक राजनीतिक जीवन की चर्चा कल करेंगे। थैंक यू सो मच।